वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ज़ेर सदारत नीति आयोग गवर्निंग कौंसिल की 7वीं मीटिंग नई दिल्ली में आज राष्ट्रपति भवन के सकाफती मरकज़ में होने वाली मीटिंग में मरकज़, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के दरमियान तालमेल बढ़ाने की ख़ुसूसी कोशिशों पर किया जाएगा तबादला ख्याल। अब से कुछ देर बाद इसरो अपने पहले SSLV को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार। 9:18 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से पहला SSLV किया जाएगा लॉन्च। SOS-2 सियारचा और तलबा के जरिए तैयार शुदा सैटेलाइट आज़ादी सेट की भी होगी लॉन्चिंग। जगदीप धनखड़ मुल्क के 14वें नायब सदर जमहूरिया मुंतखब। अपोजिशन उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को दी शिकस्त। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि मार्गरेट अल्वा को 182 वोट। धनखड़ 11 अगस्त को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का लेंगे हलफ। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म समेत तमाम मरकजी वज़रा ने दी मुबारकबाद। बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेल में भारतीय पहलवानों की शानदार कारकर्दगी। रोहित रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन ने तलाई तमगा जीता, जबकि पूजा गहलोत, पूजा सहाग और दीपक नेहरा ने कांसे का तमगा जीता। भवीना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में मुल्क को दिलाया गोल्ड मेडल। भारत की 13 तलाई तमगों समेत कुल 40 तमगे जीतकर पॉइंट्स टेबल में 5वीं पोजीशन बरकरार। भारत के हाथों वेस्टइंडीज को 59 रन से शिकस्त। जीत के साथ टीम इंडिया को 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से सकपत। आज रात से खेला जाएगा आखिरी T20 मुकाबला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वाक़ राष्ट्रपति भवन के सकाफती मरकज़ में गवर्निंग कौंसिल की 7वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। ये मीटिंग मरकज़, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के दरमियान शराकतदारी और ताउन के एक नए दौर की राह हमवार करेगी। इस मीटिंग के एजेंडे में फसलों के तनव्वुर, तालीमी शुबे में कौमी पॉलिसी का निफाज, स्कूल और आला तालीम और शहरी इंतज़ामिया जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। इस मीटिंग की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जून 2022 में धर्मशाला में मुख्तलिफ रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों की एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जो कि मरकज़ और रियासतों की 6 माह की काविशों का समर आवर नतीजा था। काबिल ज़िक्र है कि जुलाई 2019 के बाद गवर्निंग कौंसिल का यह पहला बराह रास्त इजलास होगा। इजलास में वफाकी निज़ाम के नुक्ते नज़र से भारत की सदरत की अहमियत और G20 प्लेटफॉर्म पर हुई पेशरफ्त को उजागर करने में रियासतों के किरदार पर भी जोर दिया जाएगा। नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की फ़ाल शिराकत के साथ कौमी तरजीहात और हिकमत अमलियों के मुश्तरका विजन को तैयार करने के लिए एक अहम इदारा है। ये गवर्निंग कौंसिल बैन इलाकाई, बैन महकमा जाती और वफाकी मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए एक स्टेज फराहम करती है। NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ मुल्क के 14वें नायब सदर मुंतखब हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस में हुए इंतखाबात में उन्हें 528 वोट मिले। अपोजिशन के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। इस चुनाव में कुल 725 अरकान पार्लियामान ने वोट डाले। राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के केथाना गांव में एक किसान ख़ानदान में पैदा हुए जगदीप धनखड़ ने 1990 में चंद्रशेखर हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर के तौर पर काम किया। उन्होंने जुलाई 2019 में इस साल जुलाई तक मगरबी बंगाल के गवर्नर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। जगदीप धनखड़ एक बार लोकसभा और एक बार राजस्थान से असेंबली के लिए मुंतखब हुए। धनखड़ जो पेशे से वकील हैं, राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पर मुंतखब होने के बाद नई ख्वाहिशात पेश की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, जगदीप धनखड़ को भारत का नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। अवामी ज़िंदगी में आपके तवील और बेहतरीन तजर्बे से कौम इस्तिफादा करेगी। समरावर और कामयाब मुद्दत के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को हिमायत देने वाले अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा, मैं उन तमाम अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जगदीप धनखड़ को वोट दिया। ऐसे वक्त में जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमें किसान के बेटे के नायब सदर होने पर फ़ख्र है, जो आला कानूनी तालीम और फ़हम व फरासत से आरास्ता हैं। और अब बात करेंगे टीकाकारी मुहिम की। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेज़ रफ्तारी से जारी है। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक 206 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा कोरोना की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकारी मुहिम के तहत गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 लाख से ज़्यादा कोरोना की खुराकें दी गईं।
भारत की ज़रई और डिब्बाबंद खुर्दनी अशिया की बरामदात गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रवा माली साल की पहली तिमाही में 31% से बढ़कर 7,408 मिलियन अमरीकी डॉलर तक हो गई हैं। रवा माली साल में फलों, सब्जियों, अनाज, मवेशियों और डिब्बाबंद खुर्दनी अशिया की बरामदात में इजाफा दर्ज किया गया है। डिब्बाबंद खुर्दनी अशिया, फलों और सब्जियों की बरामदात दालों समेत रवा माली साल की पहली तिमाही में 59.71% बढ़कर 490 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई। इस अरसे में बासमती चावल की बरामदात में 25.54% इजाफा हुआ है। और मुल्क भर के डाकखाने यौम आज़ादी से कबल तमाम तातीलात के दिनों में भी खुले रहेंगे। तमाम डाकखाने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कौमी परचम तकसीम और फ़रोख्त भी करेंगे। वज़ारत मवासलाती निज़ाम के एक बयान में कहा गया है कि 7, 9 और 14 अगस्त को तमाम डाकखानों में कौमी परचम की फ़रोख्त के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। आज 8वां कौमी हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। ये भारत के हैंडलूम शोबे की अक्कासी करता है। भारतीय हैंडलूम सनत भारत की सबसे कदीम और सबसे बड़ी कॉटेज सनतों में से एक है। ये शोबा मुल्क के देही और नीम दही इलाकों में आबादी के एक बड़े हिस्से को ज़रिया माश फराहम करता है। यह ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की एक जिंदा मिसाल भी है, जिसमें तमाम बुनकरों इससे मुंसलिक कारकुनों में से 70% से ज़्यादा ख़वातीन शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 से कौमी हैंडलूम डे मनाने का ऐलान किया। हैंडलूम डे की वजह से मुल्क और बैरून मुल्क हैंडलूम की मांग में इजाफा हुआ है। हुकूमत का मकसद हैंडलूम की पैदावार को 60,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ तक करने का हदफ है। बैनुल-अक़वामी खबरों में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। इसराइल ने फ़िज़ाई हमलों से गज़ा के रिहायशी इलाकों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। गज़ा की वज़ारत सेहत ने कहा है कि हमलों के दौरान 6 बच्चों समेत 24 शहरी हलाक और 203 ज़ख्मी हुए हैं। इसी दौरान फ़लस्तीनी रॉकेट इसराइली फ़िज़ाई हमलों का जवाब देने के लिए जनूबी इसराइल के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक मसरूफ़ तरीन शॉपिंग बाजार में हुए बम धमाके के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 22 ज़ख्मी हो गए। काबुल के पुलिस चीफ के तर्जुमान ने बताया कि बम धमाका मगरबी काबुल के शिया अक्सरियती इलाके में हुआ। इस्लामिक स्टेट के एक इत्तेहा पसंद ग्रुप ने इस दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी ली है। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा है कि एक टीम हमले की तहक़ीक़ात कर रही है। अमरीकी सदर जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाइडेन के डॉक्टर केविन ने कहा है कि बाइडेन कदरे बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने तक आइसोलेशन के तरीक़ाकार पर अमल करना लाजमी होगा। 21 जुलाई को जो बाइडेन पहली बार कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। 27 जुलाई को कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वो आइसोलेशन से बाहर आए थे, लेकिन 30 जुलाई को दोबारा उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और श्रीलंका में एक बार फिर सियासी बुरहान में इजाफा हुआ है। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मुजाहिरीन ने सदर रानिल विक्रमासिंघे से हंगामी हालात ख़त्म करने का मुतालबा किया। साथ ही मुजाहिरीन ने अपने एहतजाजी मार्च में कहा कि हुकूमत गिरफ्तार मुजाहिरीन को फौरी तौर पर रिहा करे। मुजाहिरीन ने विक्रमासिंघे की हुकूमत की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत जमहूरी हुकूक को दबा रही है। इसी दौरान इंसानी हुकूक के कई कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने मुल्क भर में जाबिराना मुहिम शुरू कर रखी है। हुकूमत को गैर मुतशद्दिद मुजाहिरीन की मनमानी गिरफ्तारियों को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। और आइए अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। रेसलिंग से एक बार फिर से अच्छी खबरें सामने आई हैं, जहां भारतीय पहलवान और टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने 57 किलोग्राम वजन के जुमरे में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल मैच में रवि ने नाइजीरियन पहलवान ई विल्सन को 10-0 से शिकस्त दी। रवि का दौलत मुश्तरका खेलों में पहला गोल्ड मेडल है। बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों में तलाई तमगा जीतने वाले पहलवान रवि दहिया अपने मुजाहिरे से बेहद खुश हैं। रवि दहिया से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने। हमारे साथ हैं एक और गोल्ड मेडलिस्ट रवि दहिया। रवि, किस तरह से ये मुकाबला देखा आपने? फाइनल में आपने खेला, मात्र 2 मिनट चंद सेकंड्स में मुकाबला खत्म कर दिया। देखो भाई साहब, एक अच्छे टारगेट के साथ आए थे, यहाँ पे खेलने आए थे बर्मिंघम में कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, पर ये नहीं सोचा था कि 2 मिनट में जीतना है। बस यही था कि एक पूरे अच्छे फोकस के साथ खेल लें और देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। ओपोनेंट हल्का नहीं था आपके हिसाब से, अगर आप देखें कोशिश बहुत थी, लेकिन आपने किस तरह से फंसाया पूरा? देखो वो गेम होता है, तो बस यही रहता है कि हम जो चीज़ें हमने सीखी ट्रेनिंग में उसको 100% देना है। दूसरे एक टारगेट के साथ आए थे तो वो अपना दावा तो लग गया।
पाकिस्तानी ओपोनेंट के साथ 3 मिनट कुछ सेकंड था, यहाँ 2 मिनट कुछ सेकंड था, तो तैयारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट थी। हाँ बिल्कुल, तकरीबन एक ये था कि जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। लोगों को पहले ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो उन पर जरूर खरा उतरने के लिए पूरी एक टारगेट के साथ आए थे और वो पूरा हुआ। आपके बाद विनेश ने भी जीता, बहुत ही चंद मिनटों में उन्होंने भी अपना बाउट खत्म किया और मेडल जीता, गोल्ड मेडल। जिस तरह से रेसलर्स इतना अच्छा कर रहे हैं, लगातार मेडल्स आए हैं, वाकई में एक बदलाव देख रहे हैं रेसलिंग में, और इससे लोगों को फायदा होगा, लोग इसमें जुड़ेंगे और ज़्यादा। बिल्कुल, देखो आप रेसलिंग में 2-3 साल से हम बहुत अच्छा, मतलब एक मैं मानूंगा कि अभी आप देखोगे कि रेसलिंग बहुत आगे जाने वाला गेम है, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इंडिया में ही देखो, सब जूनियर लेवल पे हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहीं पे भी खेलते हैं तो देश के लिए गोल्ड मेडल के लिए हो जाते हैं। पहले ये था कि ऐसे ही जा रहे हैं, अब जो टारगेट बना के जाते हैं वो तकरीबन वो पूरा करते हैं। क्राउड के लिए क्या कहेंगे जो आपका हौसला बढ़ा रहे थे? देखो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं, जो लोगों ने प्यार दिया वो वाकई में काबिल तारीफ था, कि ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड में नहीं हम इंडिया में खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तो रवि धैया बता रहे थे कि इस क्राउड के हौसले की वजह से और इनके तैयारी की वजह से इनको ये मुकाम हासिल हुआ। कैमरामैन दुडांग के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, बर्मिंघम। और तजुर्बेकार भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 53 किलोग्राम वजन के जुमरे में तलाई तमगा जीत लिया है। विनेश ने नॉर्डिक सिस्टम के तहत खेले गए 53 किलोग्राम वजन के जुमरे के इवेंट के अपने आखिरी मैच में श्रीलंका की कशीनी को 5-0 से शिकस्त दी। पैरा टेबल टेनिस में भी भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी देखने को मिली। टोक्यो पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट भवीना पटेल ने बर्मिंघम में सोने का तमगा जीत लिया है। उन्होंने नाइजीरिया की क्रिस्टियाना को मुसलसल 3 गेम्स में 12-11, 11-10, 9-2 से शिकस्त देकर फाइनल में तलाई तमगा जीता। भवीना इस पूरे टूर्नामेंट में अपने हरीफों पर छाई रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारतीय नौजवान पहलवान नवीन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने पहले ही दौलत मुश्तरका खेल में तहलका मचा दिया और पाकिस्तान के पहलवान मोहम्मद शरीफ ताहिर को 9-0 से हरा दिया। नवीन ने शुरुआत से ही पाकिस्तान के पहलवान पर दबदबा बनाए रखा और अपने दावपेच में जकड़कर मोहम्मद शरीफ ताहिर के हौसलों को पस्त कर दिया। बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय खवातीन खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी को तमगे में बदलने में मुसलसल कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। प्रियंका गोस्वामी ने सनीचर को कांसे का तमगा जीता, तो वहीं अविनीश साबले ने भी चांदी का तमगा जीतकर खेल के मैदान में मुल्क का वक़ार बढ़ाया। लॉन बॉल्स मुकाबले में भारत को मेंस फॉर इवेंट में भारत कांसे के तमगे पर ही इक्तफा करना पड़ा है। गोल्ड मेडल के मैदान में उतरी भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। शुमाली आयरलैंड ने भारत को 5-18 से शिकस्त दी। क्रिकेट की बात करते हैं। भारत की खवातीन क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों में फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इस तरह क्रिकेट में भी भारत का तमगा यकीनी हो गया है। आज खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने एक दिलचस्प मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को 4 रनों से शिकस्त दे दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा 61 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। और भारत ने T20 मैचों की सीरीज़ के चौथे मुकाबले में वेस्टइंडीज़ को 59 रन से हरा दिया है। इसी के साथ ही भारत ने सीरीज़ में 3-1 की सबकत बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 191 रन का मजबूत स्कोर बनाया। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार मुजाहरा करते हुए वेस्टइंडीज़ की पूरी टीम को 19.1 ओवर में 132 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत की तरफ से आवेश खान, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह 12 रन पर 3 विकेट लेकर सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने सबसे ज़्यादा 44 रन बनाए, वहीं रोहित शर्मा ने 33 और संजू सैमसन ने नॉट आउट रहते हुए 30 रन बनाए। काबिल जिक्र है कि 5वां और आखिरी T20 मुकाबला आज खेला जाएगा। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शहद की पैदावार के लिए अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले बाराबंकी के नमी सिंह की, जो सिर्फ यही नहीं कि शहद पैदा कर रहे हैं बल्कि उससे दर्जनों नौजवानों को रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में भी नमी सिंह का जिक्र किया था। पेश है ये खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए एक बार फिर शीर इनकलाब यानी स्वीट रेवोल्यूशन की बात को दोहराया और इस इनकलाब के जरिए आत्मनिर्भर भारत की बात भी की। इस एडिशन में वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के शहद की मक्खियों को पालने वाले निमित सिंह का भी जिक्र किया। 30 साल के बीटेक पास निमित सिंह की तरफ से शहद की पैदावार के खुद रोजगार की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा
कि आज सिर्फ इन नौजवानों की काविशों से ही शहद पैदा करने वाला हमारा बहुत बड़ा मुल्क बन रहा है। इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। ऐसे ही एक युवा है यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह। निमित जी ने बीटेक किया है, उनके पिता भी डॉक्टर हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगह निमित जी ने स्वरोजगार का फैसला लिया। उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया। क्वालिटी चेक के लिए लखनऊ में अपनी एक लैब भी बनवाई। निमित जी अब शहद और बी वैक्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे युवाओं की मेहनत से ही आज देश इतना बड़ा शहद उत्पादक बन रहा है। गोरखपुर के निमित सिंह ने बाराबंकी जिले से एक स्टार्टअप के तौर पर शहद की मक्खियां पालना शुरू की। इनकी खासियत ये है कि वो न सिर्फ और आइए बराह रास्त चलते हैं श्री हरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से, जहां पहला SSLV लॉन्च किया जा रहा है। SSLV-T1 लॉन्च व्हीकल का SSLV-T1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए बहुत ही रोमांच का पल है ये। प्रथम प्रमोशन SSLV-T1 का। Maiden launch of SSLV. The performance of first stage is as per the prediction. First stage performance normal. SHAR-1 as in Minato. Plus 1 minute. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ। SHAR-2 as in Minato. वैज्ञानिक गण निरंतर नजर बनाए हुए हैं सभी आंकड़ों पर। Flight parameters and ground trace on your screens right now. SHAR Bangalore and Trivandrum telemetry stations tracking. प्रथम चरण का प्रज्वलन काल करीब 117 सेकंड का होगा। This 22.5 meter long stage is powered by HTPB based solid propellant, 87 tons mass. It generates a thrust of 2600 kilonewtons. During the SS1 action time of 117 seconds, the altitude of the launch vehicle crosses about 85 kilometers. प्रथम चरण के सभी तंत्र सामान्य कार्य करते हुए। Second stage ignited. First stage separated. अभी अभी आपने सुना रेंज निदेशक ने घोषणा की द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो चुका है तथा प्रथम चरण को पृथक कर दिया गया है। As per the announcement of the Range Operations Director, the second stage has started its operation, generating maximum vacuum thrust of 235 kilonewtons. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब 221 Payload fairing separated. सेकंड का। ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। Trivandrum and Port Blair stations presently tracking. Plus 3 minutes. अब हम 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। There is a quick succession of several flight events. The SS1 separation, following the SS2 ignition, Second stage performance normal. and then the closed interstate separation, initiation of closed loop guidance for the flight, and of course, the dense atmosphere and 100 kilometers altitude has been crossed. The payload fairing also has been separated. यान की गति 3.35 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 228 किलोमीटर।
plus 4 minutes. इस घटनाक्रम में SS2 का प्रज्वलन काल खत्म होने के बाद करीब 90 सेकंड का कोस्ट फेज होगा। Second stage action completed. Current altitude is Vehicle is in 260 combined kilometers. posting. 4 hours, 4 minutes 30 seconds past the launch time. इसे SS2 SS3 कंबाइंड कोस्टिंग फेज कहा जाता है। इस घटनाक्रम में अगली घटना होगी SS2 का पृथक्करण तथा SS3 का प्रज्वलन। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Next flight event is the separation of the second stage, which has completed its operation. Second stage separated. Now we have got the confirmation that the second stage has been separated. Third stage ignited. जी हाँ, द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल तथा कोस्ट फेज पूर्ण करने के पश्चात पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण SS3 प्रज्वलित हो चुका है। Right now the SSLV is in its third stage regime. The carbon fiber filament wound case with 4.5 tons of HTPB based solid propellant loading, SS3 will propel the rocket from 333.6 kilometers to 356.5 kilometers. A significant delta V addition takes place. It is about 3.7 kilometers per second. That's the amount of velocity increase. SS3 का प्रज्वलन काल 112 सेकंड का होगा। इस दौरान यह निर्वात प्रणोद 160 किलोन्यूटन का उत्पन्न करेगा। Third stage performance normal. इस चरण के दौरान ही कक्षीय स्थिति Singapore and Port Blair stations still tracking. The action time for third stage is 112 seconds, after which there will be a combined coast phase. Third stage action completed. तृतीय चरण अपना प्रज्वलन कार्य पूर्ण करता हुआ। Vehicle is in hosting. Presently, it's the regime of coasting. The third stage has completed its operation, but yet to separate from the ongoing launch vehicle. Control for pitch, yaw and roll being provided by the velocity trimming module thrusters. In about 3 minutes of coasting, there is a triple velocity addition and triple altitude gain. VTM will then operate and compensate for the velocity necessary for the injection of satellites and also the correct altitude. भारत इस साल को आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह मना रहा है। भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ में पूरे भारत में तरह तरह से इसे मनाया जा रहा है। इसमें सभी ओर विकास और उन्नति की दिशा को दिखाया जा रहा है। यह पर्व इसरो में भी मनाया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ मिशन
न सिर्फ एक नवीन प्रमोचन यान का प्रदर्शक है बल्कि मिशन के उपग्रह Five आज़ादी minutes. सेट को आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित हैं। We are 9 minutes past the launch time. Combined coasting in progress right now. यह मिशन एक और कारण से महत्वपूर्ण है। इस यान में सफर कर रहे आज़ादी सेट को हमारे देश के ही 750 स्कूली छात्राओं ने मिलकर बनाया है। इस तरह यह मिशन महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए वुमेन इन स्पेस के थीम को भी सहायक बन रहा है। VTM वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल व टर्मिनल चरण है जो कि अंतःक्षेपण की पूरी स्थितियां प्राप्त करेगा। Plus 10 minutes. You are watching us live from the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. This is a maiden launch of SSLV D1 EOS-03 mission. अभी आप ऑनबोर्ड कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं EOS-2 का पृथकीकरण तथा अंतःक्षेपण उसके उद्दिष्ट कक्षा में। VTM का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसे बंद किया जा चुका है। अभी उपग्रह के प्रमोचन की जानकारी आ चुकी है। EOS-2 को सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित कर दिया गया है। Following the combined coast phase, the VTM ignition cutoff and EOS-02 separation, Azadi Sat separation, these flight events have taken place. जी हाँ, इसकी पुष्टि कर दी गई है। EOS-2 तथा आज़ादी सेट को उनके उद्देश्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। और भारत के लिए एक बेहद फ़ख्र का लम्हा, तारीख साज लम्हा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे कुछ देर पहले 9:18 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज़ से पहला SSLV लॉन्च कर दिया है। कामयाबी के साथ इसको लॉन्च किया गया है। EOS-2 सियारचो तलबा
शुदा है और